हेलो हमारे क्लास 10th के दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम क्लास 10th का जो है मैथ का चैप्टर का मैथ जो आपका विषय है उसका हम बूस्टर डोज शुरू कर चुके हैं। और हम बूस्टर डोज में आज यह देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उसका थ्योरी और उसका फॉर्मूला। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिना थ्योरी और बिना फॉर्मूला का आपको क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो इसी के लिए हम आपको बूस्टर डोज में अभी पढ़ाने वाले हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और आप अगर केवल बूस्टर डोज पढ़ कर जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप फॉर्मूला से, आप थ्योरी बेसिस पे कई सारे आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम इस बूस्टर डोज का शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्लास 10th जब शुरू कीजिएगा आप तो वहाँ आपको पहला चैप्टर रियल नंबर मिलता है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। तो देखिए, रियल नंबर दोस्तों कहाँ से आता है, तो हम अपने पास जानकारी रखेंगे और जानकारी रहेगा तभी हमारा मार्क्स गेन होगा। तो एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप 10+2 में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और इसका दो टाइप्स में ये डिवाइड होगा। पहला होगा वास्तविक संख्या, दूसरा इसका टाइप्स होगा काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का दो टाइप्स होगा, रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का भी दो टाइप्स होगा, एक होगा नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और एक होगा इंटीजर्स यानी पूर्णांक। नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर का अर्थ होता है धनात्मक परिमेय संख्या, यानी वो हमेशा धनात्मक रहेगा, वो ऋणात्मक नहीं रहेगा। इंटीजर्स पूर्णांक का अर्थ होता है कि इसमें आपको निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी आएगा। और पूर्ण संख्या का भी दो टाइप्स होता है, एक होता है जीरो नंबर, और एक होता है आपका नेचुरल नंबर, अब दोस्तों हम इसमें इंटीजर्स को थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे। देखिए, इंटीजर्स को आप देखिएगा तो इंटीजर्स आपका निगेटिव इंटीजर्स भी होता है और नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी होता है। निगेटिव इंटीजर्स का अर्थ होता है ऋणात्मक पूर्णांक, -2, -3, -4, -5, ये सब आपका क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का अर्थ होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का ही हम लोग स्टैंडर्ड उसका फॉर्म यानी नेम देते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपका नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे एक जीरो है, आप पढ़े में होंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू में चलेगा। उसके बाद -1 -2 -3 -4 ऐसे ये कंटिन्यू लगातार अनंत तक चलेगा। और आप इस जीरो के राइट साइड में जब आप ऐसे बढ़िएगा तो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और इस जीरो के अगर लेफ्ट साइड में आप बढ़िएगा तो आपको निगेटिव अरेंज करना होगा, निगेटिव इस पे सजाना होगा। तो ये हमारा आपका पूरा खेल इंटीजर्स का है। अब पूछता है कि दोस्तों बताइए -3 -2 -1 क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर एक पूर्णांक है, और पूर्णांक में पूछेगा कि क्या है तो यह ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए आइए रिवीजन हम लोग करते हैं। सबसे पहला है कि आप ध्यान से समझिए, परिमेय संख्या पूछेगा कि परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में यानी अंश बाटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और q वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यही आप पढ़े होंगे, ये आपकी परिमेय संख्या है। दूसरा पूछेगा अपरिमेय संख्या क्या है, तो जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ से वास्तविक संख्याएं का आप खुद से डिफिनीशंस बता सकते हैं। कैसे, तो हम पूछेंगे वास्तविक संख्या क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, सेट को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब उसके बाद पूर्णांक के बारे में आपको समझा दिए, तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है कि पाई कैसी संख्या है। याद रखिएगा दोस्तों, पाई आपका अपरिमेय है, पाई आपका अपरिमेय है। लेकिन पूछेगा पाई का मान यानी 22/7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम क्लास 10th में हैं तो इसके बिना हमको काम चलने वाला नहीं है। ये है आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है केवल दो गुणनखंड
जिसमें एक और स्वयं होगा। इसको मतलब आप समझिए, मतलब अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका केवल दो गुणनखंड होता है। पहला वो स्वयं होता है और दूसरा उसका गुणनखंड एक होता है। जैसे दो, तो दो जो है किससे किससे कटेगा, दो आप एक से काटिएगा दो बार में, नहीं तो दो खुद से कटेगा तो एक बार में वो कटेगा। तो अब हम यहाँ समझने वाली बात क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बूस्टर डोज चल रहा है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से लेकर 50 तक में आपको अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आपको याद रखना होगा 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्याएं जो है आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 50 से 100 के बीच कितना होगा, तो 10 होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ ये पूछता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितने होते हैं। तो 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या दोस्तों 25 होता है, और 1 से लेकर 200 के बीच में 46, और 1 से लेकर 1000 के बीच में आपका 168 होता है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है। ठीक है, अब पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में कि अभाज्य संख्याएं का रूप क्या होता है। देखिए यहाँ अभाज्य संख्याएं आप किस रूप में लिख सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं को हम लोग 6 के +-1 के रूप में लिखते हैं। लगभग ऑलमोस्ट जो है लगभग अभाज्य संख्याएं इसी रूप में होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस रूप में अभाज्य संख्याएं जो है हमेशा जो है बन जाती हों। जैसे यहाँ लिखा गया है, हर रूप आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हर एक जो है नहीं होगा। जैसे हम 4 लेते हैं के का वैल्यू, तो 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 1 25। तो 25 हमारा अभाज्य संख्या है नहीं है। क्यों, क्योंकि 25 हमारा 5 से भी कट रहा है, 25 हमारा 1 से भी कट रहा है, 25 हमारा 25 से भी कट रहा है, यानी उसका गुणनखंड 3 हो गया। तो इसीलिए, लेकिन जनरली जो है अधिकांश जो है 6 के +-1 पर जो है फिट हो जाते हैं। आपको याद क्या रखना है, आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है, प्लस माइनस जरूर याद रखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 997, यानी 997। आगे देखते हैं भाज्य संख्या। दोस्तों आगे अब हम भाज्य संख्या पर चर्चा करेंगे। भाज्य संख्याएं को हम लोग जो है मॉडर्न में नाम दिए हैं समग्र संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड इसका पाए जाते हैं। जैसे 4, तो 4 का जो है गुणनखंड का मतलब क्या है, तो 4 का जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 4 का 1 से भी डिवाइड होगा, 4 का 4 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, यानी टोटल गुणनखंड इसके कितना होगा, 3 होगा। तो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसको हम लोग जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, ये सब आपको नहीं पूछेगा, याद रखना है एक पूछेगा कि निम्न में से एक क्या है, ऑप्शन रहेगा 4 गो। तो उसमें आप देखना है न तो अभाज्य है और न तो ही भाज्य है, ना तो एक भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या है, 4 है, और 9 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इतना आपको बात याद रखना है। अब आते हैं हम जो आपके जो है डायरेक्ट सिलेबस का जो है टॉपिक है, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है दोस्तों, तो जो हम लोग भाग देते हैं और भाग देने की प्रक्रिया को जो हम लोग जो है एस्टेब्लिश करते हैं, उसी को हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम जो है क्या होगा उसको समझिए। मान लीजिए कोई संख्या 72 है जिसमें 13 से भाग देना है, तो 13 × 5 = 65, 72 से 65 रहता 7 आया, तो जिससे हम भाग देते हैं 13, उसको हम लोग जो है भाजक बोलते हैं, और जिससे हम लोग जो है जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग डिविडेंड यानी भाज्य बोलते हैं। और जितना जो है हमारा जितना बार में वो कटता है, जैसे 13 × 5 = 65, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, आप डिवाइड आपको आता होगा। और 5 जो हमारा आया ये हमारा भागफल कहलाता है, और 72 में से जो 65 घटा वो हमारा 7, यानी क्या आ गया, हमारा एक शेषफल आया। हमको लगता है कि यह बच्चा जानता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ से एक रिलेशन बनता है, उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। और ये डायरेक्ट आपसे जो है फॉर्मूला जो है आपके एग्जाम में भी जो है ऑप्शन के रूप में ये आपसे पूछ लेता है, और इस पर तो क्वेश्चन हम लोग को लगातार बनाना ही है। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, भाज्य बराबर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब दोस्तों यहाँ से अगर हमको भाजक निकालना है तो देखिए तरीका एक बता देते हैं क्या करेंगे। तो डायरेक्ट जो है भाजक अगर मान लीजिए हमको निकालना है, ए वाला वैल्यू हमको निकालना है, तो भाजक बराबर क्या करेंगे, यहाँ भाज्य है तो यहाँ लिखेंगे भाज्य, और डायरेक्ट शेष को हटाएंगे तो भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष, और यहाँ जो है गुना में है भागफल, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा भागफल।
यानी आपका भाजक का भी फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। उसी तरीके से आप यहाँ से भागफल का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, हम ध्यान से देखेंगे, हमारा यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम जो है एनसीईआरटी में जो है डिलेटेड है, लेकिन हमको जानकारी के लिए पढ़ना है और अभी भी हम लोग जो है बोर्ड वाले लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इस पर जो है आपको मुख्य तौर पे एचसीएफ जो है हम लोग निकालते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड थ्योरम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप आंख बंद करके लिखिएगा एचसीएफ ओनली, यानी केवल एचसीएफ के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। यूक्लिड थ्योरम क्या कहता है? यूक्लिड थ्योरम कहता है कि भाई कोई भी जो है भाज्य है वो भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। यानी सेम इसी को जो है अपने जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूक्लिड साहब ने इसको सजा दिया, कहा कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अब ए क्या है यहाँ, तो ए वही है, ए ऐसे है और हम इसमें भाग दे रहे हैं किससे, तो भाग दे रहे हैं हम बी से, और हमारा जो है क्वोशेंट क्या है, तो क्यू आया, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया है, तो यह रिमाइंडर आर आ गया। तो इसी को हम लोग जो है लिखे हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब समझने वाला बात यहाँ है, ये जो है आपका जीरो से जो है रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा। देखिए जो जिधर दोनों ए रहता है साइन इधर बड़ा रहता है, तो जीरो से रिमाइंडर बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और रिमाइंडर से हमेशा जो है बड़ा बी होगा। तो बी इसमें जो है क्या है, आप बताइए, बी इसमें जो है क्या है, तो बी इसमें डिविडेंड है। ये क्या है जी, डिविडेंड है, डिविडेंड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। बोलचाल में आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूक्लिड थ्योरम की फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों अब अगला जो है हमारा, जिस पर हमारा डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनता है, और यही है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या बनता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कोई भी दो संख्या को अगर गुणनफल करते हैं तो उसकी गुणनफल जो है उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, अब एचसीएफ का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और देखिए यहाँ एलसीएम जो है आपका क्या है, गुना में है। तो एलसीएम दोस्तों जब यहाँ गुना में है, एलसीएम जब गुना में है तो यहाँ आएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना हो, ए वाला निकालना हो, तो इससे में रहेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और यहाँ एचसीएफ जो है गुना में है तो यहाँ हो जाएगा भाग में। आई होप कि आपको इतना तक जो है समझ में आ रहा होगा। इतना समझ में आ रहा है तो भाई आप जो है एक एक मार्क्स गेन करने में एकदम महारत हासिल करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया, अगर आया तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर अभी आपने पढ़ाया, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी आपको पढ़ाया एचसीएफ और गुने एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, यही ना अभी पढ़ाया जी, फर्स्ट नंबर यानी इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही पढ़ाया। लेकिन यहाँ हमको कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर तीन संख्या देता है तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अगर आपको कोई भी तीन संख्या देता है तो वहाँ क्या कॉन्सेप्ट लागू होगा, आइए उसको समझते हैं। देखिए एचसीएफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, तो यानी यहाँ पी क्यू आर क्या है, यानी तीन संख्या है, पी कोई संख्या है, क्यू कोई संख्या है, आर कोई संख्या है। ठीक है, और यहाँ एलसीएम जो है आपका, यहाँ एलसीएम जो है ये भी पी क्यू आर। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई तीन संख्या जो है वो तीनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ तो हमारा बराबर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के जो है बराबर नहीं होता है। इस बात को हम याद रखेंगे। अब हम सर कैसे निकालेंगे, तो अगर तीन संख्याओं का पर क्वेश्चन आ गया तो देखिए तीन संख्याओं पर जब क्वेश्चन आएगा तो हमको निकालने का सीधा सा एकदम निंजा टेक्निक है। अगर एलसीएम तीन संख्याओं का आपको मालूम है पी क्यू आर जो कि तीन संख्या है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर वो तीनों संख्याओं का गुणनफल गुना उसकी एचसीएफ का गुना करेंगे, उसके तीनों संख्याओं का एचसीएफ बटा एचसीएफ ऑफ पहले का दो संख्या, एचसीएफ उसके के बाद की यानी क्यू और आर की, और फिर एचसीएफ यानी फर्स्ट और लास्ट की संख्या का। फिर से समझेंगे, अगर एलसीएम तीन संख्याओं का आपको मालूम है और आपको एचसीएफ तीन संख्याओं का मालूम है, तो आप पी क्यू आर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये दोनों का गुना करने पर वो नहीं आएगा। लेकिन अगर वो तीनों संख्या मालूम है और हमको एचसीएफ वो तीनों संख्याओं को निकाल लेते हैं तो एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, तो एलसीएम वो तीनों संख्याओं को देखिए, यहाँ एलसीएम निकालने के लिए है कि पहले वो तीनों संख्या के गुना कीजिए, फिर वो तीनों संख्या के एचसीएफ से उसको गुना कीजिए। देखिए पी क्यू आर इंटू एचसीएफ
ठीक है, तीनों संख्या का, फिर बटा ओ एस सी एफ पी इंटू क्यू का कीजिए, फिर एस सी एफ क्यू इंटू आर का कीजिए, फिर एस सी एफ पी इंटू आर का कीजिए। तो ऐसे हमारा परफेक्ट एक एलसीएम का जो है फॉर्मूला बनता है। एस सी एफ अगर वैसा ही निकलना है तीनों संख्याओं का पी क्यू आर का, तो हम क्या करेंगे, पी इंटू क्यू इंटू आर गुने एलसीएम तीनों संख्याओं का पी इंटू क्यू इंटू आर बटा एलसीएम पी इंटू क्यू का, फिर एलसीएम क्यू इंटू आर का सेपरेटली करेंगे, फिर गुना एलसीएम पी इंटू आर का। तो आई होप कि आपको इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में दोनों में जो है डिफरेंसेस और दोनों का मीनिंग समझ में आ गया हो। अब आइए दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से जो है मैंने कुछ क्वेश्चन जो है सेट किया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मेरा एकदम प्रयास है कि आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो एकदम बूस्टर डोज नहीं होता है कि एक बार वन शॉट में पढ़ कर गए और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिला। ऐसी मेरी प्रयास है और लगातार मैं सभी चैप्टर का जो है वीडियो डालूंगा, आप जुड़े रहिए। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर का अर्थ क्या होता है कि वो संख्या शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या जैसे 2/3, 4/3, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपको मालूम है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। अब हम कोई भी संख्या लेते हैं जैसे 2/3, अगर हम उसमें √2 से गुना करेंगे तो हमेशा जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, अपरिमेय आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर रखिएगा। आपको क्वेश्चन यहाँ शून्येतर पर फंसाता है, तो शून्येतर का मतलब हम आपको समझा चुके हैं। किसी पूर्णांक m के लिए, अब देखिए कोई भी m पूर्णांक है, प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है 2m। इसको समझिए, यहाँ क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि 2m एक ऐसी संख्या है कि m का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा तो वो जो है एक सम संख्या देगा। सम संख्या यानी सम पूर्णांक, यानी जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो। चलिए हम m का वैल्यू 1 लेते हैं तो खुद जो है संख्या क्या आ जाएगा आपका, पूर्णांक क्या आ जाएगा, तो आपका पूर्णांक आ जाएगा 2। अगर m का वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 से 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। अगर m का वैल्यू हम लेते हैं आपका 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 3 लिए तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि आपका 2m जो है एक सम पूर्णांक का क्या है, रूप है। उसके बाद जो है प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है 2q + 1, यानी q का वैल्यू अगर कुछ भी लीजिए आप, आपका जो है विषम संख्या ही, विषम पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे q का वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 1 + 1 3, क्यू का वैल्यू अगर लेते हैं 2 तो 2 इंटू 2 4 + 1 5। कोई भी संख्या लीजिए, आपका ये विषम पूर्णांक का जो है क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दशमलव। अब देखिए शांत के लिए जो है फॉर्मूला है p/2m इंटू 5n। दोनों में से अगर कोई भी एक फैक्टर भी होगा तो वो शांत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर 2 के पावर जो है आपका क्या है 32 है, तो पूछेगा ये शांत है कि अशांत है, मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, 2 और 2 के पावर 5, 32 का मतलब है 2 के पावर 5, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, तो यहाँ निकालो। तुम सबको गलत भी लिखना पड़ता है, कभी कभी सही भी लिखना पड़ता है समझाने के लिए। 8 4 2 2 1 2 3 4 5 हो गया, 2 के पावर 5। अब यहाँ आप कहिएगा कि सर 2 के पावर 5 तो है लेकिन 5 का जो है फैक्टर यहाँ नहीं है, तो 5 के बदले में हम यहाँ 0 लिख देंगे। आपको मालूम है 5 के पावर 0 मतलब 1 होता है, 5 के पावर 0 मतलब 1 होता है। तो इसका अर्थ है कि ये जो आपका जो फैक्टर होगा, ये जो आपका जो है आपका दशमलव जो होगा ये क्या होगा, शांत होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 32 को केवल 2 का ही फैक्टर अगर मिल जाता है तब भी शांत होगा, केवल 5 का फैक्टर मिल जाता है तभी शांत होगा, दोनों 2 और 5 का फैक्टर अगर मिल जाता है तभी शांत होगा। लेकिन अगर 2 यहाँ पे रहे, अगर यहाँ 3 रहे तो क्या शांत होगा, नहीं होगा। 2 यहाँ रहे और 9 यहाँ रहे तो क्या शांत होगा, नहीं होगा। तो इसलिए जो है हम लोग इस चीज़ को जो है, इस फार्मूला का जो है मुख्य तौर पे याद रखते हैं। तो आई होप वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, एक बेहतर तरीका से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है कंप्लीट वीडियो देख के जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइए। धन्यवाद।